देखिए तो इस क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आपको दिया जा रहा है जिसमें दोनों पॉइंट ए और बी एक ही साइड में है, लेकिन दिख रहा है कि हम ऐसे घूमते हुए और लौट करके इधर आ रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आप हमेशा पीछे की साइड से देखिए और बस आपको पहचान ये करनी है कि भाई जहां तक वायर एक है सीरीज, तो पीछे की साइड से आप देख रहे हैं यानी C3 C4 C5 कैसे हो गए? सीरीज। और जब ये तीनों सीरीज हो जाएंगे तो आप सीरीज वाला फॉर्मूला लगा करके इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है आपका C डैश, तो 1/C डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/C3 C4 C5, लेकिन वैल्यू सबकी बनेगा तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यानी 3/1 और बाद में C डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/3। इक्वेशन फर्स्ट। अब आप चाहें तो एक ऐसा इक्विवेलेंट फिगर बना सकते हो कि इन तीन को हटा दो और इन तीन की जगह पर एक कैपेसिटर लगा दो। आप चाहें इससे दूसरा फिगर बना सकते हो, लेकिन मैं दूसरा फिगर नहीं बना रहा हूं, मैं इसी फिगर में उसको शो कर दूंगा। तो क्या करना है, क्योंकि ये तीनों हमारे सॉल्व हो गए तो इन तीनों को हम हटा देंगे और तीनों को हटाने के बाद इन तीनों की जगह पर केवल एक कैपेसिटर हम लगा देंगे, एक वायर लेते हुए इसी तरह का और केवल एक कैपेसिटर, यानी आपने इसी तरह से रखते हुए केवल एक कैपेसिटर बचा दिया और वो कैपेसिटर का नाम दे दिया C डैश, वैल्यू हो गई 1.3 माइक्रोफैराड। अब क्या दिख रहा है फिर इधर से कि भाई C डैश और C1 इन दोनों के एक एक प्लेट एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट है दूसरे पॉइंट से, और ये तो किसका तरीका भी पैरेलल। आप जानते हो कुछ कैपेसिटरों की अगर एक प्लेट एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से होती है तो उसको हम कहते हैं समांतर। इसका मतलब अब आप लिख सकते हैं कि C डैश और C1 पैरेलल में है। अब पैरेलल का फॉर्मूला सीधे सीधे ऐड करने वाला होता है, तो जब पैरेलल में होंगे तब अब मान लीजिए इसको C डबल डैश मान रहे हो तो C डबल डैश हो जाएगा C डैश प्लस C1 और C डैश की वैल्यू कितनी है 1/3 और प्लस 1 तो ये हो गया 4/3, लेकिन ये तो सीधा है तो 4/3 माइक्रोफैराड। यानी अब आपके ये दो सॉल्व हो गए। अब आप चाहें तो इन दोनों को हटाएं और इनकी जगह पे केवल एक कैपेसिटर लगा दें, तो ये दोनों आपने हटा दिए और दोनों को हटाने के बाद केवल एक कैपेसिटर लगा दिया इसकी जगह पर, तो इन दोनों की जगह पर केवल एक कैपेसिटर आपका सॉल्व होके आ गया। वैल्यू हो गई उसकी C डबल डैश और न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई उसकी 4/3 माइक्रोफैराड। थोड़ा सा बस समझते जाना है, सॉल्व करते जाना है। हालांकि आप ऐसा मत करना कॉपी में कि ये सॉल्व हो गए काट के अलग कर दिए, आपको दूसरा फिगर बनाना होगा। बस दूसरे फिगर में उसको सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना होगा कि भाई ये अब नहीं रहे, इनकी जगह पे ये आ गया। सही है ना? कुछ दिन ऐसा करना होगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो आप अपने माइंड में करते चले जाओगे, बस सॉल्व करते चले जाओगे, फिर एक ही फिगर से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिख रहा है भाई? अब दिख रहा है C2 C डबल डैश और C6, देखो ऐसे करके ये तो एक ही वायर में है, इसका मतलब ये तो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो फिर से सॉल्व करिए। अब फिर से सॉल्व करोगे सीरीज में तीनों को मानते हुए, तो अब 1/, सीरीज के लिए तो 1/, वाला फॉर्मूला लागू होता है भाई, तो 1/, अब डबल डैश तक तो आ गया, चलिए C ट्रिपल डैश मान लेते हैं। ठीक है ना? तो C ट्रिपल डैश कौन कौन से? ये और ये, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 4/3 है तो 1/4/3 तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर। एलसीएम लोगे 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 3/4, 4 और 4 8 और 3 11/4। ये 1/C ट्रिपल डैश की वैल्यू है, तो C ट्रिपल डैश की वैल्यू हो जाएगी 4/11 माइक्रोफैराड। ये C ट्रिपल डैश आ गया। और साथ ही साथ अब ये 3 कैपेसिटर यहाँ से हट गए और 3 कैपेसिटर हट करके इनकी जगह पर केवल एक कैपेसिटर आ जाएगा और वैल्यू होगी इतनी, तो इनकी जगह पे अब आप एक कैपेसिटर लगा करके और उस वैल्यू को लिख सकते हो C ट्रिपल डैश इक्वल टू 4/11 माइक्रोफैराड। फिर से आगे देखोगे, फिर से आगे क्या दिख रहा है भाई? इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर की एक प्लेट है तो एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट है दूसरे पॉइंट से। सही है ना?
यानी समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए सोल्व करोगे अब आप इन दोनों को सोल्व करोगे। C4 कैश मान लीजिए, या आप और भी नाम दे सकते हो, जैसे C9 तक तो यहाँ हो गए थे, 10, 11, 12 ऐसे करके दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल में तो सीधे सीधे ऐड होते ही, इसका मतलब 1 + 4/11, तो 4 11 और 4 15/11 माइक्रोफैराड। यानी ये दोनों सॉल्व हो गए अब आपकी, और ये दोनों सॉल्व होने के बाद अब ये दोनों हट जाएंगे और इनकी जगह पे ये वाला आ जाएगा। तो इन दोनों को हटा दो और इन दोनों की जगह पर 1 लगा दीजिए बस। इसका मतलब अब इन दोनों की जगह पर आपने 1 कैपेसिटर लगा दिया और वैल्यू लिख दी आपने 15/11 माइक्रोफैराड। अब क्या दिख रहा है भाई, अब तो एक ही वायर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सीरीज, और एक वायर है तो सीरीज में, तो फाइनल हमारा 1/C ऐसा आ गया। लास्ट में जब आ रहा है तो उसे 1/C ऐसे लिख दो या 1/C लिख दो, खाली C लिख दो, क्योंकि अब तो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ रही है, लास्ट वाला आंसर आ रहा है। तो 1/C = हो जाएगा 1/1 प्लस ये वाला भी 1/1 प्लस ये बीच वाला क्या हो जाएगा 1/15/11, तो 11 पहुंच जाएगा ऊपर। इसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लेंगे 15 एलसीएम आ गया, 15 + 15 + 11, 15 दूनी 30, 30 और 11 41/15। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, इसलिए लास्ट में उसको उल्टा करना भी ध्यान रखना है। तो C = 15/41 माइक्रोफैराड। तो मैं समझता हूं अब कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, थोड़ा सा और टिपिकल लेवल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उस दिन मैंने एक पैरेलल वाला क्वेश्चन आपको कराया था, उसको मैं एक बार और आपको बताता हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले एग्जांपल में मैं बात करता हूं, मान लीजिए आपने 3 कैपेसिटर लिए इस तरह से, और तीनों कैपेसिटरों की वैल्यू कुछ भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आप जो भी होगी पुट कर दोगे। मान लीजिए ये C है, ये स्मॉल c, ये भी स्मॉल c, और माइक्रोफैराड में ही है। अब अगर तुमसे पूछे कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो बड़ा आसान है, आप तो कह दोगे सीरीज में है, सॉल्व कर दीजिए और हो भी जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दो और फिर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन पैरेलल वाले आएंगे तो सीधे सीधे आ जाएं, बल्कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसलिए आप प्लेटों के बारे में विचार किया करो, कैपेसिटरों की प्लेटों को सोचा करो। तो जरूरी नहीं है कि हम इधर वाली प्लेटों को सबको 1 कहेंगे और उधर वाली प्लेट को 2 कहेंगे। आपको ये देखना है कि एक पॉइंट से जो जुड़ रही है उनको 1 का नाम दे करके और दूसरे पॉइंट से जुड़ रही है उनको 2 का नाम दे करके भी हम समझ सकते हैं। इसका मतलब अगर इस कैपेसिटर को मैं देखूं तो इसकी ये वाली प्लेट या इस वायर से होते हुए A से जुड़ गई, और इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट इस वायर से होते हुए, क्योंकि ये तो वायर है केवल, यहीं से आकर के फिर जुड़ गई, और साथ ही साथ इसकी ये वाली प्लेट, यानी आपने अगर इस प्लेट को नाम 1 दे दिया, इस कैपेसिटर की इस प्लेट का नाम 1 दे दिया और इस प्लेट को नाम 1 दे दिया, तो आप देख रहे हैं जिन पर मैंने 1 लिख दिया है वो तीनों प्लेट A पॉइंट से जुड़ गई हैं आकर के, और बची हुई 1 इसको सही है ना। अब 2 इसको दे दो, 2 और ये 2, तो यहां से देख रहे हैं आप, इधर से ये दोनों इस वाले वायर से होते हुए B पॉइंट से, और इधर से ये वाला भी B पॉइंट से, तो जिन पर 2 लिखा हुआ है वो B पॉइंट से। इसका मतलब अगर इक्विवेलेंट फिगर की बात करो तो आप फिर ये कह सकते हो कि इसका इक्विवेलेंट फिगर ये हो गया कि एक प्लेट है एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट है, यानी ये A और ये B। इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर समांतर क्रम में हैं, और समांतर क्रम में होंगे तो फाइनल जो P आपका होगा C + C + C = 3C। ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखिए, अभी अगला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट वाला, तो उसमें एक टॉपिक आता है हीट स्टोन ब्रिज।
वो टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टॉपिक का यूज करके यहां पर एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हमें समझना है, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। तो चलिए अब मैं उस न्यूमेरिकल की बात करता हूं जो व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व होना है। मान लीजिए इसी तरह से 3 कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर है, किसमें है सीरीज। आपने ऊपर से एक वायर लगा दिया ऐसे करके और एक वायर यहां से लगा दिया, यहां तक कैसे हो गए पैरेलल, ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब साथ ही साथ इसको काट के इसमें एक कैपेसिटर लगा दिया और इसे काट करके इसमें एक कैपेसिटर लगा दिया। अब क्वेश्चन बन गया अलग। अब इस वाले से अलग हो गया ये क्वेश्चन, नाम दे दिया ए और बी और सब पे लिखा है 1 माइक्रोफेराड। और अब कह रहा है वो आपसे कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जब भी तुम्हें ऐसा लगा करी ना कि 5 कैपेसिटर कुछ एक साथ जैसे दिख रहे हैं और कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि समांतर क्रम में है या फिर श्रेणी क्रम में है, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। देख लो समझ करके, ऐसा लग रहा हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हम यहाँ समझ सकते हैं कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है, तो उसको समझने की कोशिश करिए, लेकिन ऐसा आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जब भी 5 कैपेसिटर दिख रहे हो और इसी तरह से अगर आप अगले चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पर रजिस्टर होंगे, 5 प्रतिरोध दिख रहे हो, तो तुरंत तुम्हारा माइंड क्लिक करना चाहिए कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए कि कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। इसलिए अब पहले हमें समझना होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट। हालांकि उसको मैं प्रूव कराऊंगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा, वो अगले चैप्टर में करूंगा उस काम को, बस कॉन्सेप्ट यहां बता देता हूं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए व्हीटस्टोन ने क्या किया था, व्हीटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंस लेकर के और उनको एक चतुर्भुज बना दिया था। तो 4 रेजिस्टेंस ऐसे लिए थे, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस आपका ये और एक रेजिस्टेंस ये। तो इस तरह से 4 रेजिस्टेंस लिए, मान लो नाम दे दिया P, Q, R और S। 4 रेजिस्टेंसों को लेकर के एक चतुर्भुज बना दिया और उसके एक विकर्ण यानी ये और ये, इनके बीच में लगा दी एक बैटरी और चाहो तो एक की, और दूसरे जो विकर्ण यानी ये और ये A, B, C, D, इस विकर्ण के बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर और एक दूसरी की। और यहां क्या देखते हैं इस प्रैक्टिकल में कि अगर यहां कभी ऐसा हो जाए कि P/Q = R/S, अगर प्रतिरोध इस तरह से हो जाए कि P/Q की वैल्यू R/S के बराबर हो जाती है तो गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता। यानी गैल्वेनोमीटर का मतलब धारा मापी। धारा मापी का काम धारा को मापने का नहीं होता है, ये तुम्हें कंफ्यूज करता है इसका नाम, बल्कि धारा मापी का काम होता है धारा को डिटेक्ट करने का, धारा का पता लगाने का। बस ये पता लगाता है कि परिपथ में धारा है या नहीं है, कितनी है ये बात नहीं पता लगाएगा। उसके लिए दूसरा होता है अमीटर। धारा मापी केवल ये बताएगा धारा है या नहीं है। अगर धारा होती है धारा मापी में तो इसमें बीच में 0 होता है और इसलिए सुई होती है, तो 0 से सुई हिल करके एक साइड में चली जाएगी या फिर दूसरी साइड में चली जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसमें विक्षेप आ जाएगा, उसको विक्षेप बोलते हैं। और अगर करंट नहीं आएगी तो वो 0 पे ही रहेगी, उसको कहते हैं नल पॉइंट या शून्य विक्षेप। तो क्या देखते हैं, अगर P/Q = R/S होता है तो फिर गैल्वेनोमीटर की तरफ कोई धारा यानी इसमें कोई विक्षेप नहीं आता। इसका मतलब इधर आने वाली विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाती है, 0। अब अगर यहां कोई प्रतिरोध लग रहा हो या गैल्वेनोमीटर का अपना प्रतिरोध हो तो समझ लो अब वो सर्किट में नहीं है, उसको हटा दो। भाई जिसमें धारा नहीं जा रही है उसका क्या रोल है, कोई रोल नहीं। इसका मतलब अगर P/Q = R/S की कंडीशन बन रही है तो फिर इसको आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि B पॉइंट और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो गई है। जब 2 पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल सेम होता है इसका मतलब उनके बीच में करंट का फ्लो नहीं हो सकता,
करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सही है। आवेश हमेशा, अगर धनावेश कह रहे हैं तो धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ फ्लो होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर तुमसे कभी भी पूछे कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है, निम्न विभव से उच्च विभव, सही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। तो जब दो पॉइंटों के बीच में आवेश का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सेम समान पोटेंशियल पर हैं। तो ये दोनों पॉइंट समान पोटेंशियल पर हैं। आप चाहो तो इन पॉइंटों को मिला भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जब जिनके पोटेंशियल सेम हो गए तो आपस में कनेक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। और या उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात लागू होगी कैपेसिटर के लिए। बस अंतर ये होता है, यहाँ हम विद्युत धारा की बात करते हैं और कैपेसिटर में हम आवेश की बात करते हैं। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ इसको लिख दूं C1, C2, C3, C4 और ये C5, तो आप क्या देख रहे हैं वैल्यू के हिसाब से कि भाई यहाँ तो C1/C2 = है C3/C4। बताइए दिख रहा है कि नहीं? 1 1 1 1, इसका मतलब C1/C2 = C3/C4। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब ये अगर आप इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाओ तो देखिए ये फिगर कहीं इस तरह से बन गया, और बीच में एक कैपेसिटर थी। वास्तव में ये फिगर ऐसे करके बन गया, देख लीजिए कहीं कोई वो नहीं है। आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे करके घुमा दो, ये आ गए। तो ये इधर आ गया, ये इधर, नीचे वाला इधर, एक इधर, और ये बीच वाला ये आ गया, यानी ये C5 आ गया। ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। ये सिचुएशन बन गई है, सही है ना। तो क्या देख रहे हो कि भाई C1/C2 = C3/C4। इसका मतलब इस वाले कैपेसिटर में कोई आवेश नहीं जाएगा, और जिस कैपेसिटर में आवेश न जाए तो उसको हटा दो। तो जब भी तुम्हें पता चला करे किसी न्यूमेरिकल में कि 5 कैपेसिटर हैं और कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है जिसका रूप ऐसा आ सकता है, तो एक बार को क्लिक जरूर करना चाहिए, कहीं भी व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो 5वें को हटा दो। इसका मतलब जब 5वें वाले को हटाओगे, अब ये देख लीजिए कि ये एक तरह से हट गया, ये हट गया एक तरह से। अब क्या बचा भाई, केवल चार्ज ऐसे करके जा रहा है और नीचे से ऐसे करके जा रहा है। तो यहां से यहां तक कैसा क्रम, श्रेणी क्रम, और नीचे यहां से यहां तक श्रेणी क्रम। तो आप लिख सकते हो यहां पर C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। अब C1 C2 श्रेणी क्रम में है तो 1/C' क्या हो जाएगा, 1/1 + 1/1 यानी 2/1, और C' की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइक्रो फैराड। सेम उसी तरीके से C3 और C4 ये भी एक ही वैल्यू हो गया। इसका मतलब वो भी कैसे क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो आप उसको भी श्रेणी क्रम में निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। तो C" निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी 1/2 माइक्रो फैराड। अब अगर इक्विवेलेंट फिगर बनाओगे, अब इसके समतुल्य परिपथ बनाओगे, तो इन दोनों को हटा करके इनकी जगह पर एक कैपेसिटर, यानी इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर, और इन दोनों को हटा करके इनकी जगह पे एक कैपेसिटर, ये बन गया C', अब क्या दिख रहा है, समांतर। अब आपको साफ दिख रहा है कि भाई ये तो समांतर है। तब तुल्य धारिता C = हो जाएगा C' यानी 1/2 + 1/2 = 2/2 यानी 1 माइक्रो फैराड। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे भाई, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में और कंपटीशन में भी पूछा गया। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो जो क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएं उनको तो आपको कर लेना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक क्यूब दे रखा है और क्यूब की हर साइड पर एक कैपेसिटर लगा दिया गया है। क्यूब जो है उसकी हर भुजा पर एक कैपेसिटर लगा दिया गया है, और फिर पूछता है कि इसके एक डायगोनल के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जैसे डायगोनल का मतलब ये और ये,
और सब में एक एक कैपेसिटर लगा दिया गया, एक कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर हो जाएंगे? कितनी साइड होती है? भाई घर के अंदर कितनी भुजा हो रही है? 12। अब मान लीजिए वो कह रहा है ये पॉइंट ए नाम दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया, यानी डायगोनल। ये कमरा एक तरफ है, कमरे की हर साइड, हर कोर जो है उस पर एक कैपेसिटर लगा दे, तो वो वाला कोना और ये वाले कोने से जाने वाली पॉइंटों के बीच में वो तुल्यधारता ज्ञात करना चाहता है। तो कैसे करें? देखिए, तुल्यधारता ज्ञात करने के लिए अगर कभी तुम्हें और कंफ्यूजन होता है तो जिन पॉइंटों के बीच में निकालने की बात करता है ना, चाहो तो उनके बीच में बैटरी लगा के देख लिया करो। जैसे ए और बी के बीच में निकालना है तो इनके बीच में बैटरी लगा दो। इसका मतलब अब चार्ज आपका यहीं से तो चलेगा, तो वास्तव में चार्ज जिस पॉइंटों के बीच में निकालना है उससे शुरू एंटर करेगा और एक से बाहर निकलेगा। ये तो तरीका होगा। तो यहां से चार्ज अंदर एंटर कर रहा है, तो इस पॉइंट पर आकर के चार्ज को 3 भागों में बंटना होगा। भाई यहां से जब चार्ज आएगा तो 3 भागों में बट जाएगा और कैपेसिटेंस सबकी सेम है। मान लीजिए सबकी कैपेसिटेंस सी स्मॉल सी माइक्रोफैराड है सबकी कैपेसिटेंस। वैल्यू भी हो सकती है 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड भी हो सकती है, लेकिन सबकी फिलहाल सेम है। अब एक बात बताइए, जब कैपेसिटेंस सेम है, जैसे मैं ये कहूं कि ये कैपेसिटर है और यहां से कोई चार्ज आ रहा है, या मान लो ये कैपेसिटर है, ये 2 कैपेसिटर है और इधर से कोई चार्ज आ रहा है Q, और इन दोनों की कैपेसिटेंस सेम है। अब चार्ज बचेगा दोनों में, और आवेश जो बचता है वो धारिताओं के अनुपात में बच जाता है। ये बात आप जानते हो, कल परसों ही समझाएंगे मैं। इसका मतलब धारिता तो सेम है, तो आवेश भी बराबर बराबर बच जाएगा। और जब आवेश बराबर बच जाएगा, इसका मतलब इन पर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और पोटेंशियल अगर सेम हो गया, यानी पोटेंशियल का मतलब वहां पोटेंशियल डिफरेंस से होता है। इसका मतलब ये पॉइंट, इसका ये वाला सिरा और ये वाले सिरे एक विभव पर हो जाएंगे और इधर वाले एक विभव पर हो जाएंगे। सही है ना भाई? विभवांतर समान है, इसके लिए भी विभवांतर समान है, इसके लिए भी विभवांतर समान है। इसका मतलब इसके इधर वाले पॉइंट सेम। और वैसे भी आप जानते हो समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? समान होता है। सही है ना भाई? समांतर क्रम में तो विभवांतर का मान क्या रहता है? समान रहता है। तो अब इस क्वेश्चन को जब तुम समझोगे तो यहां से आवेश जाएगा तो आवेश बराबर बराबर बच जाएगा, क्योंकि धारिताएं बराबर बराबर है। और जब आवेश बराबर बच गया, धारिता भी बराबर, तो इसका अगला पॉइंट यानी ये पॉइंट, इसका अगला पॉइंट यानी ये पॉइंट, और इसका अगला पॉइंट यानी ये पॉइंट, ये समान विभव पर होंगे। ये पॉइंट कैसे विभव पर होंगे? समान विभव पर। और आप चाहें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो समान विभव वाले बिंदुओं को आपस में मिला दिया करो, आपस में जोड़ दिया करो। इसका मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाना चाहूं तो ए तो हमारा यहां पे था पॉइंट, यहां से आगे बढ़ के 3 कैपेसिटर, लेकिन उनके अगले वाले पॉइंट समान विभव पर हैं। तो आपने क्या किया? उन तीनों पॉइंटों को, अगले वाले पॉइंटों को आपस में मिला दिया। अगले वाले तीनों पॉइंटों को आपस में मिला दिया, इसको और इसको, ये मिल गए आपस में, तो ये फिगर बन गया। अब उससे आगे बढ़ो, यहां से मान लो चार्ज, ये Q चार्ज था, या मान लो चलो 3Q था चार्ज। आपको के साथ 3Q क्यों मान रही? 3 भागों में बांटना है तो बराबर बराबर में Q आ जाएगा, इसलिए मानना। अगर Q मानते तो Q/3 हो जाता। तो अब इधर कितना आएगा Q, इधर कितना आएगा Q, इधर कितना आएगा Q। लेकिन जब ये Q यहां पहुंचेगा तो यहां से कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, लेकिन वहां भी धारिता बराबर है तो वो भी बराबर बराबर बच जाएगा, यानी Q का आधा आधा हो जाएगा, Q/2। तो अब यहां से जब जाएगा और यहां से इधर, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर। इधर ये वाला जाएगा तो ये बचेगा इधर और इधर, यानी ये भी सेम पोटेंशियल, ये भी सेम पोटेंशियल, और इधर से ये जाएगा तो ये भी सेम पोटेंशियल और ये भी सेम पोटेंशियल। इसका मतलब अगले वाले जो 6 पॉइंट होंगे भाई, उसके बाद देखो ये एक 2 भागों में बटा, ये एक भी 2 भागों में बटा, और ये एक भी 2 भागों में बटा। इसका मतलब अब उनके जो 6 पॉइंट होंगे उनका अगला पॉइंट भी समान विभव पर होगा। आप चाहो तो उनको भी आपस में मिला दो। तो अगला जो कैपेसिटर चल रहा है 1 2 3 4
5 और ये 6, और उनके अगले पॉइंटों को आपने मिला दिया, क्योंकि वो भी समान विभव पर है और समान विभव वाले पॉइंटों को आपस में हम मिला सकते हैं। ये मिल गए सब पॉइंट। उसके बाद क्या हो रहा है आगे, ये जो दो थे यहां से, जैसे ये एक और ये एक और एक 2 में बचा, या आगे चल करके दो दो मिलकर के एक बना रहे हैं, उधर से ये 2 मिलके एक बना रहा है, इधर से ये 2 मिलके एक बना रहा है। इसका मतलब ये 2 पॉइंट हो गए, तो बचे कितने 3, और वो तीनों आपस में आगे मिलकर के एक ही पॉइंट से जुड़ रहे हैं। वो तो साफ दिख रहा है ये, वो दोबारा से उधर जाकर के मिल गए, तो वास्तव में इसका इक्विवेलेंट फिगर हो गया ये वाला। अब इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, इसमें दिख रहा है भाई ये तीनों समांतर क्रम में, ये 6 आपस में समांतर क्रम में, ये तीनों आपस में समांतर क्रम में, और ये पॉइंट है। अब आप जब इनको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो सी सी सी, और समांतर क्रम में तो सिंपल फॉर्मूला लगता है, तो 3C हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 3C। इन 6 की जगह पे एक कैपेसिटर आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगी, और इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगी, और ये B पॉइंट और ये A पॉइंट, ये इक्विवेलेंट फिगर आ गया। अब तीनों कैसे लग रहे हैं, श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम आप जानते हो भाई, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/CS = 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। एलसीएम आपका आ जाएगा 6C, 3 दूनी 6 तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4 और 1 5/6C। लेकिन उल्टा करना मत भूलना, CS की वैल्यू हो जाएगी 6C/5। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चनों को थोड़ा समझना है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है तो हमको इसको इस तरह से सॉल्व करना होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। अब हम थोड़ी सी बात एक इनफाइनाइट सीरीज वाली बात और करते हैं कि अगर इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे, ये बात और थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है A पॉइंट और ये पॉइंट है B पॉइंट। यहां पर एक कैपेसिटर लगा है, एक कैपेसिटर ये लगा है, और चाहे तो इधर भी एक कैपेसिटर लगा सकती हो, वो तो सीरीज है। और इधर भी चाहो तो एक, चलो यहां भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक यहां लगा। फिर अगली सीरीज क्या बन रही है, फिर से एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर, वैल्यू सेम है, सबकी 1 1 है वैल्यू, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड। फिर अगला, फिर से एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर। फिर आगे ऐसे ही चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है ये, अनंत तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यानी फिर से एक कैपेसिटर और फिर एक यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे, और ऐसे ये कहां तक चलता जा रहा है, ये अनंत तक चलता जा रहा है, इसी तरह से अनंत तक चलता है। तो जब सीरीज अनंत वाली हो तो सबसे पहली बात यह है कि आप उस सीरीज की एक कड़ी को पहचानो। ये एक सांकर है, भैंस बांधने की सांकर आती है ना, तो सांकर कड़ियां होती है उसमें, 1 2 3 4 ऐसे लगी होती है। तो आप एक कड़ी को पहचानो कि कड़ी किस किस से मिलकर के बन रही है। तो आप देख रहे हैं कि इन 3 कैपेसिटरों से मिलकर एक कड़ी, फिर अगले 3 से मिलकर दूसरी कड़ी, फिर अगले 3 से मिलकर तीसरी कड़ी, और इसी प्रकार से अब तो अनंत तक जा रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि अनंत में से अगर थोड़ा सा हम निकाल दें तो उस अनंत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई समुद्र है, समुद्र में से हम कहें 1 बाल्टी पानी निकाल लिया, अब क्या कहेंगे उसे, समुद्र माइनस 1 बाल्टी नहीं कहेंगे, समुद्र ही रहेगा। तो ऐसे ही अगर किसी अनंत वाली सीरीज से एक कड़ी को निकाल लें तब भी बचे हुए की तुल्य धारिता उतनी ही रहेगी जितनी पूरे की तुल्य धारिता थी। तो इन सब की मान लो कैपेसिटेंस थी 1 माइक्रोफैराड, 1 1 1 1 सब पे, इसमें भी 1, इस वाली पर भी 1 माइक्रोफैराड और इस वाली पर भी 1 माइक्रोफैराड, और इसी तरह से सब में। अब मैं ये मान लूं कि माना इसकी तुल्य धारिता C है, मैंने ये मान लिया, माना इस श्रेणी की तुल्य धारिता C है, ये मान लिया हमने, इस श्रेणी की तुल्य धारिता C है।
यानी ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये मान लिया। अब मैं कहूं उसमें से एक कड़ी निकाल लूं तो जो बचा हुआ होगा उसकी भी कितनी होगी, सी, क्योंकि अनंत में से एक निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस इसी चतुराई का आपको यूज करना है। और यूज कैसे करोगे, यानी अब आप क्या करोगे, ए और बी और एक सीरीज को तो रहने दो, निकाल लो उसमें से एक सीरीज निकाल ली। ये आगे से एक सीरीज 1 माइक्रोफेराड और ये 1 माइक्रोफेराड, और जो बचा हुआ है सब कुछ उसकी तुल्य धारिता भी क्या होगी, सी, क्योंकि आपने मान लिया है एक पद निकालने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बचे हुए को सबको हटा करके केवल एक कैपेसिटर लगा दो और उसकी कैपेसिटेंस लिख दो, सी। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? बस यही ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। भाई यही ट्रिक है कि भाई सीरीज को पहचानो, एक कड़ी को निकालो और बाकी को भी उतना ही मांगो जितना है, और इन सब का मिलकर के जो तुल्य धारिता है वो भी कितनी है, क्योंकि वो तो तुमने मानी रखी है। अब सॉल्व कैसे करोगे, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, क्योंकि एक प्लेट और दूसरी प्लेट, और समांतर होने के बाद जो आएगा फिर श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, सी के बराबर आएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं सी और 1 को लिखता हूं, समांतर क्रम में सॉल्व करता हूं। तो यहां पर सी और 1 के लिए मान लो सी डैश आएगा तो सी डैश हो जाएगा सी प्लस 1 हो गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 माइक्रोफेराड। अब इन दोनों की जगह तो एक ही कैपेसिटर आ गया और वैल्यू हो गई सी प्लस, और इसका 1, और ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी, यही तो आ गया। अब तीनों कैसे दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में, और इनकी तुल्य धारिता किसके बराबर है, सी के बराबर, और उसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सही है ना? इसका मतलब अब इन तीनों को सीरीज क्रम में रख करके और फॉर्मूला लगा दो, तो 1/c इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/c प्लस 1 प्लस 1/1, और इसको सॉल्व करना है और सी की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है वो आगे की इक्वेशन बन जाए, तो सॉल्व करेंगे 1/c इक्वल टू, देखिए 1/1 और 1/, तो ये तो 1 और 1 हो गया, तो 2 लिख दो उसको, 2 प्लस 1/c प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, 1/c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2c प्लस 2 प्लस 1/c प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, c प्लस 1 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस 2 और 1 3, तो 3c, एक साइड में ले जाओ तो 2c स्क्वायर प्लस 3c माइनस c माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये 2c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आप लोग 10th क्लास में सॉल्व करते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को, और वहां पे x की वैल्यू होती थी श्रीधराचार्य बोलते थे जिसको x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, पढ़ा है ना ये? तो आप उसी से, एक तो तरीका ये कि फैक्टर हो जाए तो बहुत अच्छा है, सही है ना? तो फैक्टर होके सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा, फैक्टर होके कर लेना, और फैक्टर होके अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर उसको लगा करके सॉल्व कर लेना। तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे अब आगे, क्योंकि वैल्यू तो हमें सी की निकालनी है, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो आप सी का मान निकालोगे तो सी बराबर हो जाएगा -b, तो -b का मतलब 2, तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, तो -1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और अपॉन में 2a। अब ये सॉल्व होकर -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 2 दूनी 4 लिख दूं, -2 प्लस माइनस, देखिए 12 को लिख सकते हैं 4 की 12, और 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 3 अपॉन 4, 2 कॉमन लेके काटूंगा तो ये -1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 बचेगा, सही है? अब यहां से होता है कि भाई एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। जब आप पॉजिटिव साइन ले लोगे
तो आंसर आ जाएगा सी की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव साइन लेने पे, पॉजिटिव लेने पर। जब पॉजिटिव लोगे तो सी की वैल्यू -1 प्लस √3 अपॉन 2, यानी √3 - 1 अपॉन 2 ये आंसर आ गया। और वास्तव में ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है, इसलिए आंसर भाई आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो 1.732 - 1 अपॉन 2, यानी आंसर आ गया 0.732 अपॉन 2, यानी पॉइंट का 2 3 6 2 चिक्की 12 2 चिक्की 12 माइक्रो फैराड। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन जब आप माइनस लोगे, माइनस साइन लोगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ऋणात्मक आएगा। लेकिन धारिता किसी की ऋणात्मक नहीं होती है। भाई एक बात बताइए, कोई कैपेसिटर है, कोई कंडक्टर है, हम ये कहें कि भाई कितना चार्ज स्टोर करेगा, वो तो माइनस है उसकी धारिता। भाई अरे जीरो हो सकती है, कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन माइनस में क्या होगी, इसका मतलब वो फिर लागू नहीं होगा। तो पॉजिटिव साइन लेने पर आपका तो आंसर आपका एक तरह से ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इनफाइनाइट सीरीज वाला जो क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, आप सीरीज की कड़ी पहचानो कि कड़ी कौन कौन सी, बार बार किसका रिपीट हो रहा है, उस एक कड़ी को निकाल करके बचे हुए का भी कैपेसिटेंस उतना ही मान लो जितना पूरे का है, और फिर उसको सॉल्व करो। और यही तरीका होगा इनफाइनाइट सीरीज का रेजिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसमें भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।